Hello, friends. How are you? I hope you people are doing good. My name is Pius Maurya, and in this video lecture, we are going to discuss Great Green Wall for Sahel and Sahara Initiative. Friends, it is an initiative by African Union and इसका उद्देश्य जो है सहारा मरुस्थल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में पड़ने वाला जो संक्रमण क्षेत्र है साहेल रीजन उस पे निर्वनीकरण की समस्या को कम करना है, मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करना है और वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, वहाँ के लोगों को रोज़गार देना है, वहाँ के लोगों को एक क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो परियोजना है यह अपने आप में जो है धरती पर इस प्लानेट अर्थ पर सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। एक जिंदा संरचना बनेगी सबसे बड़ी, और यह 8000 किलोमीटर में फैली हुई एक नेचुरल वंडर से कम नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और चर्चा करते हैं इस पे कि ये चर्चा में क्यों था, इसका क्या फ़ायदा है, इसके इसके जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं और इसी के तर्ज पे भारत ऐसा कुछ क्या कर रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस मैप के माध्यम से हम इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है। दोस्तों, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है हमारा सहारा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और ये जो है ये कांगो रिवर बेसिन है और यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है। मतलब यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के सबसे घने जंगलों को कहा जाता है रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो वनस्पति सघनता है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है एक तरीके से इनको कार्बन सिंक ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन को अवशोषण बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक ये रीज़न है और एक ये रीज़न है जो हमारा डेजर्ट है। डेजर्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है, दिस काइंड ऑफ रीजन। और इस रीजन के बीच में एक एरिया है जिसको आप कह सकते हो संक्रमण क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों का संक्रमण क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं इस रीजन में पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क या सेमी एरिड जोन, सेमी एरिड जोन। आप देख सकते हैं कि ये रीजन जो है इन दो एक्सट्रीम रीजन्स के बीच में पड़ता है। तो इस रीजन में क्या है कि इस रीजन में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेज़ी से होने लगा और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है डेजर्टिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से होने लगा, मरुस्थलीकरण काफ़ी तेज़ी से होने लगा। यहाँ चूँकि ये एक काफ़ी एक्सट्रीम टेराइन होता है, अगर यहाँ पे मरुस्थलीकरण होने लगा है तो लोगों के जीवन, ये जो साहेल रीजन है आज एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है। यहाँ के लोग भूखमरी के कगार पे पहुँच चुके हैं, हम जिसको आगे देखेंगे। तो जो एयू का जो ये प्रोजेक्ट है वो इस रीजन में एक ग्रीन वॉल की तरह वनीकरण करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं और इन पेड़ पौधों की वजह से ये रीजन को एक ग्रीन पट्टी या हरित पट्टी के रूप में विकसित करना है, जो यहाँ सेनेगल से लेकर के जिबूती तक 11 देशों में फैली हुई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इन देशों में इसको एक तरीके से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इन देशों का भी ग्रीन जोन इन देशों को बनाया जा सके और यहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन है उसको रोका जा सके। डिजर्टिफिकेशन इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए इस पट्टी को, इस वॉल को बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो ये इसलिए इसको ये एक करके हम इसको एक ओवरव्यू हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। अब हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने, इन्होंने ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट के लिए
$14 बिलियन देने की घोषणा करी है। और यह घोषणा उन्होंने प्लैनेट समिट में किया था। प्लैनेट समिट जो कि फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के द्वारा सह संगठित जैव विविधता के लिए संपन्न एक समिट है। और ये पैसा उन्होंने, ये जो धनराशि है उन्होंने निम्नीकरण भूमि को बेहतर करने, जैविक विविधता को बचाने के साथ साथ हरित रोजगार सृजित करने और साहेल के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए दी है। यह प्रोजेक्ट चूँकि वित्त के अभाव से रुका हुआ था और ये जो पैसा उन्होंने दिया है इसकी वजह से इसको एक तरीके से ऑक्सीजन मिल गया है और ऑक्सीजन के कारण जो है ये प्रोजेक्ट फिर से चर्चा में आ गया और फिर से चलने लगा था। आइए हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और कुछ बातें हैं। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, क्या है, पहले ये भी देख लेते हैं। हमने तो कि ये बात तो कर लिया है, लेकिन एक बार हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कि क्या है। अफ्रीका संघ ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में की थी और इसमें सहारा मरुस्थल की दक्षिणी सीमा से लगे 11 देश और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पश्चिम से पूरब की ओर अफ्रीकी महाद्वीप के 8,000 किलोमीटर लंबे 15 किलोमीटर चौड़े, इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर चौड़ी होगी, पेड़ पौधों के साथ साथ वनस्पति और घास उगाई जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 10 बिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो मिलेगा ही, ऑब्वियसली मिलेगा। और इस पहल का लक्ष्य 250 मिलियन टन कार्बन का अधिग्रहण करना और 10 मिलियन हरित रोजगार सृजन करना है। यह अफ्रीकी समुदायों को उपजाऊ भूमि विकसित करने और सबसे कम आबादी के लिए आर्थिक अवसरों इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है पहल 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG, आप SDG कहते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो इसके पहले हमारा जो चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है SDG। और उसमें 15वें नंबर पे क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक भूमि तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करना है और इस प्रकार ग्रेट ग्रीन वॉल पहल इससे प्राप्त करने में मदद करेगी, लैंड आइसोलेशन के लक्ष्य को। इस प्रोजेक्ट के विस्तार साहेल क्षेत्र में पश्चिम में सेनेगल से लेकर के पूर्व में जिबूती तक किया जाएगा, जिस पे हम अभी हाल ही में लास्ट स्लाइड में हमने इस पर बात करी थी। और जो ये 11 देश हैं उनके नाम इस प्रकार हैं यहाँ पे इंटरवेंशन जोन्स के रूप में आप देख सकते हैं। बुर्किना फासो, चाड, एरिट्रिया, इथियोपिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल और सूडान। आप इनको अफ्रीका के मैप में देखने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनकी राजधानी को भी देखें, ताकि एक इंटरेस्टिंग जो है आपके लिए वर्क हो बने। जैसे कि आप देखो सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, यू कैन सी इन दिस मैप सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, चाड, सूडान, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। इस रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो देश है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। लेकिन हमको इस रीजन से मतलब ये साहेल रीजन से मतलब। सो आपने देखा कि इसमें 11 देश शामिल हैं और इस परियोजना का जो लक्ष्य है इन देशों में वनीकरण करना है। आप इस यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है एक नर्सरी है, ये जो है एक नर्सरी है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए पौधों को उगाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप कितने लोग यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और दिस इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव। यहाँ पे लोगों को रोज़गार, यहाँ के लोगों के जीवन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा ख़राब है। अभी हम इसमें बात करेंगे। एंड दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो है इसमें महिलाओं की जो है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सक्रिय है। ऑब्वियस सी बात है कि महिलाएं जो है, हमने देखा है, आप देखते रहते होंगे, फ़ोटोज़ में भी देखते होंगे आपकी महिलाओं को पानी लेने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ऐसे एरिड जोन्स में। तो महिलाएं इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वो प्लांटेशन को काफ़ी तेज़ी से
करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो आदमी के आज के जो मानव जीवन है उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक के रूप में उभर रहा है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन इज़ ए नॉट न्यू थिंग, लेकिन आज जो डेजर्टिफिकेशन का सामना हम कर रहे हैं वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से हो रहा है, यानी मानवीय कारणों से हो रहा है। इसीलिए ज़्यादा चिंता का विषय है, ज़्यादा कंसर्न का विषय है। डेजर्टिफिकेशन तब होता है जब हमारा जो है हमारी आवश्यकताएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि हम वनों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी वीक होती जा रही है। मिट्टी की जो क्वालिटी, मृदा की गुणवत्ता में क्षरण हो रहा है, गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे इंडिया में भी थार रेगिस्तान के रीजन्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन की समस्या बढ़ रही है, और माना जा रहा है कि डेजर्ट जो है अपनी इधर की तरफ, आगे की तरफ, हमारी तरफ आ रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे कि इंडिया इस को लेकर के इसी की तर्ज पे भारत में क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसके कुछ क्या फ़ायदे हो सकते हैं, दिस वी मस्ट डिस्कस हियर, कि इसके तहत छोटे छोटे किसानों और कृषि व्यवसायों को मदद मिलेगी। छोटे किसानों को भी मदद मिलेगी और कृषि के व्यवसायों को भी मदद मिलेगी। रोजगार का सृजन होगा। परियोजना में सिंचाई की व्यवस्था करना और जलवायु के अनुसार बुनियादी ढांचा विकास करना शामिल है। इस परियोजना में जो है सिंचाई की भी व्यवस्था है करने के लिए शामिल है। इरिगेशन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो इरिगेशन की तो जरूरत पड़ेगी ही। साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास, मतलब एक बहुत बड़ी पैमाने पर इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं जिन पे काम चल रहा है। तो इसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलना ऑब्वियसली मिलेगा। लोगों को रोजगार, जैसे बाढ़ से सुरक्षित सड़कें बनाना, फसल प्रसंस्करण, जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे या पेड़ होंगे या तो उनकी प्रोसेसिंग भी की जाएगी ताकि वो उनसे निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी समय तक सरवाइव कर सकें, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उनका ट्रेड किया जा सके। तो ये एक तरीके से काफ़ी एक इंडस्ट्री है, एक तरीके से इंडस्ट्री के रूप में काम करेगा। उसको स्टोर किया जाना, स्टोरेज की सम जो है व्यवस्था करना, दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन हियर, एंड इसकी वजह से जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रसंस्करण या भंडारण सुविधा का निर्माण करना, सौर ऊर्जा का विस्तार। पिछले साल उप सहारा क्षेत्र में अफ्रीकियों में हर 5 में से 1 से ज़्यादा व्यक्ति भूखा रहा। देखिए कितनी मेजरेबल कंडीशन है। साहेल की जनसंख्या साल 2050 तक दोगुनी होने की भविष्यवाणी की गई है। आईएफडी आईएफएडी ने चेतावनी दी है कि लाखों युवा कृषि पैदावार के गिरने के कारण पलायन और संघर्ष को मजबूर होंगे। दिस इज़ रियली हैपनिंग हियर, कि लोग जो है माइग्रेट करके यहाँ पे जा रहे हैं इस रीजन को छोड़ करके। दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ नाउ अ रियलिटी। तो द ग्रेट ग्रीन वॉल के जरिए आप जलवायु, खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, रोजगार निर्माण के विभिन्न आयामों को एक साथ साध सकते हैं। मतलब इस एक परियोजना के माध्यम से आप किन किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं, एक तो आप फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी के प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, को दूर कर सकते हैं, यहाँ रोजगार का निर्माण कर सकते हैं। आप देखो कि एक रीजन में वनीकरण से कितने सारे फायदे हो रहे हैं। दिस इज़ रियली ए वंडर। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि जो सॉरी जो अभी तक 2019 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें क्या क्या, कहाँ कहाँ पे किन किन कंट्रीज़ ने कितना कितना मतलब परफॉर्मेंस क्या दिया है, रिस्टोर किया है इस एरिया को। रिस्टोर मतलब पुनर्वनीकरण किया है। इथोपिया ने 2006 हेक्टेयर्स के क्षेत्र का पुनर्वनीकरण कर लिया था 2019 तक। नाइजीरिया ने 809, एरिट्रिया ने 501। बाकी आगे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं सेनेगल, सूडान, बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और नाइजीरिया। तो इन कंट्रीज़ ने यहाँ तक अभी तक इस गोल को अचीव किया है, और ये काफ़ी मतलब अच्छा है कि इस लोग यहाँ पे जो है लोग यहाँ काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों में।
जो ये वनीकरण की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक साहेल रीजन के बारे में जान लेते हैं। साहेल रीजन जो है जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी रीजन में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है। साहेल पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड रीजन है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको, जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है। पूर्व में सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है, और यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना वनों को, जैसा कि हमने बताया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच एक संक्रमणकाली क्षेत्र है का निर्माण करता है। इस क्षेत्र का अधिकतर अर्ध शुष्क भूभाग बंजर, रेतीला और पथरीला है। इस क्षेत्र का विस्तार अटलांटिक महासागर तक, तट पर स्थित सेनेगल से लेकर मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और लाल सागर के तट पे स्थित इरिट्रिया देशों तक है। आप सालेह रीजन को आप समझ गए होंगे कि ये सहारा मरुस्थल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच का संक्रमण काल वाला क्षेत्र है। संक्रमण वाले क्षेत्र को सालेह रीजन कहते हैं। आप कभी मैप में इसको देखना। ये पश्चिमी अफ्रीका से लेकर के पूर्वी अफ्रीका तक पूरी तरह 8,000 किलोमीटर तक फैला हुआ रीजन है, और यहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी टफ हो चुकी है। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका के सालेह इलाके में लाखों लोग त्रासदी का सामना कर रहे हैं। इलाके में भूखमरी फैलने का जोखिम है, स्थानीय स्तर पर असुरक्षा का माहौल है और सूखा है। दोनों संस्थानों की एक साझा समिति ने बयान जारी करके कहा है कि साहेल इलाके में हम घातक मानवीय आपातकाल से परेशान हैं। इलाके में अस्थिरता, भूख की वजह से 109 करोड़ लोग की जान जाने का खतरा है। आप सोच लो कि इस रीजन में इस प्रोजेक्ट की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे और इंडस्ट्रीज तो इस तरीके से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन के द्वारा ही इस रीजन की कायाकल्प किया जा सकता है, और काफ़ी उम्मीद भी जगी है, और इसमें दूसरे देश भी काफ़ी तेज़ी से इसका साथ दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस दे रहा है, अफ्रीकन यूनियन खुद अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर रहा है, और दूसरे भी डेवलप्ड कंट्री भी दे रहे हैं। दोस्तों, इस इनिशिएटिव से, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से का जो है दुनिया पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। दूसरे देशों ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के इसी के तर्ज पे परियोजनाएं अपने देशों में भी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जैसे कि चाइना और इंडिया ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया अभी ये परिकल्पना के आधार पे एक हाइपोथेसिस के रूप में ही निकल के आई थी 2017 में। उसके बाद से इस पर काम भी शुरू हुआ थोड़ा। देखते हैं कि ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया क्या है। भारत सरकार ने देश में पर्यावरण के संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल तैयार करने का फैसला लिया है। अफ्रीका में सेनेगल से जिबूती तक बनी हरित पट्टी की तर्ज पर गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा सीमा तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया को विकसित किया जाएगा, और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर होगी, जबकि यह 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में होगा। 5 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में होगा। आप इस मैप में देख सकते हो। ये है हमारा जो है गुजरात रीजन, और ये यहाँ से जो है ऐसे दिल्ली तक इसको बनाया जाएगा। 1400 किलोमीटर की लंबाई में, 5 किलोमीटर की चौड़ाई में ये एक ग्रीन वॉल बनाई जाएगी इंडिया में। इसे थार रेगिस्तान के पूर्वी तरफ विकसित किया जाएगा। पोरबंदर से लेकर पानीपत तक बनने वाली इस ग्रीन बेल्ट से घटते वन क्षेत्र में इजाफा होगा। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली की पहाड़ियों पर घटती हरियाली के संकट को भी कम किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि इस संकट को दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे थार रेगिस्तान का जो एरिया है, जो रीजन है, वो इस तरफ बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन शुरू हो चुका है इधर की तरफ। सो इसको रोकने के लिए इस ग्रीन वॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से दिल्ली तक उड़ के आने वाली धूल को भी रोका जा सकता है। ऑब्वियसली रोका जा सकता है, पेड़ पौधे और उनसे। और दूसरी बात, ये इससे क्लाइमेट पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए भी ये परियोजना जो है काफ़ी काम की है।
भारत सरकार इस आइडिया को 2030 तक राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखकर जमीन पर उतारने पर विचार कर रही है। इसके तहत 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो अफ्रीका में शुरू हुआ था और इंडिया में भी इसको एडॉप्ट कर लिया गया है। और हमारे दो देश की क्या पूरी दुनिया की या मानव सभ्यता की जो समस्या है उससे निपटने के लिए इस प्रकार के वनीकरण या करण पर आधारित प्रोग्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कुछ नहीं जाता है, आप पेड़ लगाओ, इन्वेस्ट करो और दुनिया को बचाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे की हम बात फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।